आश्रम की जमीन की सच्ची कहानी, तथ्यों की जुबानी। नंबर 1, मुंबई संत श्री आशाराम जी आश्रम सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। नंबर 2, ट्रस्ट की धार्मिक सामाजिक सेवाकीय प्रवृत्तियों को देखते हुए 1980, 1992, 1997 एवं 1999 के 4 आदेशों के द्वारा गुजरात सरकार ने 39,094 चौमीय जमीन आवंटित की है, जिसका पूरा सदुपयोग ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब तक किया जा रहा है। नंबर 3, लगभग 10 एकड़ की भूमि में ही समूचा आश्रम बसा है। 120 एकड़ की बात पूरी तरह झूठ है। क्रिकेट स्टेडियम के पूरे क्षेत्र सहित मापेंगे तो भी 100 एकड़ नहीं होगा। ओलंपिक के लिए तो चाहिए 650 एकड़ और आश्रम की है 10 एकड़ से भी कम। आश्रम ने न तो किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया है और न ही आश्रम की भूमि भाड़े या लीज पर ली गई है। नंबर 5, यहाँ हर प्रवृत्ति चैरिटेबल है, जो कि समाज कल्याण लोकहित के लिए की जा रही है, न कि किसी व्यावसायिक लाभ हेतु। नंबर 6, पिछले कई दशकों से यहाँ 3 संस्थाएं हैं: संत श्री आशाराम जी आश्रम, सदाशिव प्रज्ञा मंडलम, भारतीय सेवा समाज तथा अनेकों गरीब नागरिकों के घर हैं। इन सब की शुरुआत से लेके अगस्त 2023 तक सरकार ने कभी इनकी भूमि को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, परंतु जब ओलंपिक के निमित्त स्पोर्ट्स एनक्लेव के लिए जमीन लेने का विचार उठा तो शर्त भंग की आड़ में ये जमीनें लेने के लिए सारे प्रकरण प्लान किए गए। नंबर 7, जानकारी दिए बिना ही संत श्री आशाराम जी आश्रम की जमीन को सीधे रिजर्वेशन यानी आरक्षण में रख दिया गया। नंबर 8, आगे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार तीनों संस्थाओं को एक ही दिन शर्त भंग पर नोटिसें दी गईं। इससे सारे मंसूबे उजागर हो जाते हैं। शर्त भंग नोटिसों के आरोप व हकीकतें। नंबर 1, आरोप, आश्रम ने अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया है। वास्तविक तथ्य, सरकार ने नियमानुसार 1980 में दी गई जमीन महसूल माफी नियमों के तथा 1992, 1997 व 1999 में दी गई जमीन बाजार भाव के अनुसार जमीन की कीमत लेकर आश्रम को दी है। इन 4 आदेशों के हिसाब से जो जमीन आश्रम को दी गई है उतनी ही जमीन पर आश्रम का कब्जा है। सवाल उठता है कि अगर 1980 के आवंटन में शर्तों का उल्लंघन होता तो क्या सरकार 1992 में नई जमीन आवंटित करती, फिर से 1997 में व आगे 1999 में जमीन देती? सरकार आश्रम की भूमि का वर्ष 2013 में भूमापन कर चुकी है। अतिक्रमण मिला नहीं, कोई शर्त भंग का सवाल उठा। इसके नक्शे भी उपलब्ध हैं। इसमें न कोई अतिक्रमण मिला, पर अभी अचानक अतिक्रमण का सवाल खड़ा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी स्पोर्ट्स एनक्लेव के लिए जमीन लेनी थी तो 2023 में गलत भूमापन किया गया। इसमें मूल सीमांकन रेखा यानी बाउंड्री लाइन को अपने मूल स्थान से स्थानांतरित करके मापन किया गया। उससे केवल नक्शे में आश्रम के पास ज़्यादा जमीन दिख रही है, प्रत्यक्ष में आश्रम के अधिकार में तो 10 एकड़ से भी कम भूमि है। इस गलत मापन के विरुद्ध भूमापन विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष पूरे साक्ष्यों के साथ अर्जी दाखिल की गई थी, तो उन्होंने इसे संदेहास्पद जानकर स्पष्ट आदेश दिया था कि इस भूमापन की नियमानुसार ओरिजिनल नक्शों के अनुसार जांच करके फिर आगे की कार्यवाही करें। परंतु इस आदेश की सरासर अवहेलना करके 2023 के मापन को ही सही ठहराकर आगे की कार्यवाही की गई। क्या ये न्यायपूर्ण है? मापन ही सही नहीं है तो उसके आधार पर कहा जाने वाला तथाकथित अतिक्रमण कैसे सही होगा? 2024 में आश्रम ने जिला निरीक्षक भूमि अभिलेख में अर्जी कर सही भूमापन करवाया, जिसमें आश्रम द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं मिला। आश्रम द्वारा यह भी बताया गया कि आश्रम के आसपास की खुली जमीन पर किए गए केवल वृक्षारोपण को अतिक्रमण मान रहे हैं, तो ये वृक्षारोपण तो कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हुआ है, वह जमीन आश्रम के कब्जे में नहीं है। नंबर 2, आरोप, आश्रम ने किसी भी निर्माण कार्य के प्लान अप्रूव नहीं कराए हैं। वास्तविकता, अगर सच में ऐसी कोई शर्त भंग होती तो 1980 से अगस्त 2023 तक क्या प्रशासन चुप बैठता? नहीं, असल में ऐसी कोई शर्त भंग हुई ही नहीं।
सरकार द्वारा जो 4 भूखंड दिए गए थे, उनमें से केवल वर्ष 1980 वाली भूमि के लिए ही प्लान अप्रूव कराने की शर्त थी। उसका प्लान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पूर्णतः अप्रूव्ड है। उस भूमि पर सरकार मान्य गुरुकुल चल रहा है, जिसे गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग ने भी स्वीकृति दी हुई है। तो यह कहना सरासर गलत है कि कोई भी प्लान मंजूर नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा की भूमि वाले जो निर्माण कार्य हैं, उनके सही कि वे भूखंड नियमबद्ध यानी रेगुलराइज करके आवंटित किए गए थे, इसीलिए उनमें ऐसी कोई प्लान अप्रूव कराने की शर्तें थी ही नहीं। फिर भी विशेष सावधानी रखते हुए गुजरात रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट एक्ट के तहत संस्था द्वारा उन निर्माण कार्यों के प्लान स्वीकृत कराने हेतु फरवरी 2023 में ही कुल 30 अर्जियां लगा दी गई थीं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि शर्त भंग की नोटिस 7 महीने बाद अगस्त 2023 में मिली है। गौरतलब है कि गुजरात में ऐसी हजारों अर्जियां विचाराधीन हैं और अब तक ऐसी कई अर्जियों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब इसे आप क्या कहेंगे? नंबर 3, आरोप। आश्रम ने धार्मिक व शैक्षणिक कार्य हेतु दी गई भूमि पर आश्रम नफाकारक प्रवृत्ति कर रहा है। वास्तविकता, आश्रम द्वारा नफाकारक प्रवृत्ति चलाई जाती है, यह बात सत्य नहीं है। यह आश्रम बॉम्बे सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका विधिवत ऑडिट होता है और वह ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में भी जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान, सत्संग, साधना और योग द्वारा पूरे समाज का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उत्थान हो, यही आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए आश्रम द्वारा अनेकों प्रकल्प निस्वार्थ सेवा भाव से चलाए जाते हैं, जैसे सत्संग व ध्यान योग शिविरों का आयोजन, विद्यार्थियों, युवाओं तथा महिलाओं के लिए विशेष शिविर व प्रकल्प, गरीबों में भंडार आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण, भजन करो भोजन करो पैसे रे राशन, कपड़े पाओ योजना, आपदा राहत कार्य, नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण सुरक्षा अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस। सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी हेतु स्कैन करें। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि संस्था की ये सभी प्रवृत्तियां चैरिटेबल उद्देश्य से निःशुल्क हैं। इनके अलावा आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाखाने, सत्साहित्य सेवा जैसी कुछ प्रवृत्तियां साधकों द्वारा सेवा भाव से व्यक्तिगत तौर पर समाज हित के लिए की जाती हैं, जिन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के तहत चलाने की साधकों को अनुमति दी गई है। सत्साहित्य सेवा को व्यापार कहना तो बिल्कुल अनुचित एवं अत्यंत खेदजनक है। ऐसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक ग्रंथ सत्साहित्य यदि अन्य जगह पर लेने जाएं तो वे तुलनात्मक रूप से बहुत महंगे मिलेंगे। आश्रम के पास स्थित क्रिकेट स्टेडियम को दी गई जमीन की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस जगह का उपयोग खेल कूद के अलावा अन्य कोई नफाकारक प्रवृत्ति के लिए नहीं कर सकते। लेकिन इस जगह पर रामाडा होटल चल रहा है। तरह तरह की पार्टियां, कोल्ड प्ले जैसे कॉन्सर्ट व अन्य कई फंक्शन हो रहे हैं। क्लब हाउस भी बनाया गया है। इन सब से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, परंतु इस पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया गया। क्यों? यह करोड़ों का व्यापार नफाकारक नहीं लगता, परंतु समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से की जाने वाली निःशुल्क और नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत से चलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और साहित्य प्रचार की सेवाएं नफाकारक लग रही हैं। सन 1987 में गुजरात क्रिकेट स्टेडियम को दी गई जमीन को शर्त भंग करके कलेक्टर गांधीनगर ने सरकार हस्तक लेने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक जमीन का कब्जा सरकार ने नहीं लिया। कलेक्टर गांधीनगर का उपरोक्त आदेश किसी भी कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ हो या सरकार ने फिर से उन्हें भूमि आवंटित की हो, ऐसा कोई आदेश या प्रमाण रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्या न्यायोचित है? सर्वांगीण विकास की बलि कितनी उचित? खेल कूद का जीवन में महत्व है, पर उससे भी अनेकों गुना महत्वपूर्ण है समाज का स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन। खेल कूद का संबंध केवल खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य या दर्शकों के क्षणिक मनोरंजन से है, लेकिन योग व वेदांत का प्रचार करने वाले आश्रमों का संबंध देश के करोड़ों नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से है, उनके सर्वांगीण विकास से है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, न ओलंपिक से न ही किसी खेल कूद से। पर क्या आज पूरे विश्व को आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है? क्या समाज के सर्वांगीण विकास की बलि देना उचित है?
खेलकूद और लौकिक विद्या पढ़ाने वाली सैकड़ों संस्थाएं और विश्वविद्यालय विश्व के अनेक देशों में हैं, किंतु सारे विश्व को आध्यात्मिकता सिखाने वाले इस आश्रम जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में हैं। पूरी दुनिया के लोग आध्यात्मिकता सीखने व उसका अपने भीतर अनुभव करने के लिए भारत में ही आते हैं। ऐसे में आध्यात्मिकता का आधार जो संस्थाएं हैं, उन्हें किसी निमित्त नष्ट करने से भारत का कौन सा विकास होगा, यह प्रश्न आज हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है। आज पूरे विश्व को योग दिवस मनाने की प्रेरणा व संदेश भारत देश दे रहा है, पर दशकों पहले से इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को इन आश्रमों ने ही संजो कर रखा है और जन जन तक पहुंचाया है। ऐसे अनेकानेक पहलुओं की पूर्ति के लिए संत श्री आशाराम जी आश्रम जैसी आध्यात्मिक शिक्षा केंद्रों द्वारा चलाई जा रही सत्प्रवृत्तियों की समाज व देश को आत्यंतिक आवश्यकता है। कोरोना काल ने भौतिक विकास की पोल खोलकर रख दी थी। उस समय लोगों को मानसिक शांति किसी खेलकूद के मैदान से नहीं, बल्कि महापुरुषों के सत्संग व धार्मिक संस्थाओं से मिली थी। आयुर्वेद की निरापद चिकित्सा पद्धति से जो लाभ हुआ था, उसका साक्षी पूरा विश्व रहा है। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान का लाभ आज भी संतों और आश्रम जैसी धार्मिक संस्थाओं के कारण जनसाधारण को मिल रहा है। आश्रम द्वारा जो भी सेवा की प्रवृत्तियां की जा रही हैं, वे राज्य और केंद्र सरकार के लोकहित के उद्देश्यों की पूर्ति में सहाय रूप ही हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी समाज को केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही दी जा सकती हैं, लेकिन जिनसे समाज की नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक उन्नति होती है, सामाजिक सौहार्द, समरसता का माहौल बनता है, वे सत्प्रवृत्तियां तो आश्रम जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा ही संभव है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन और सहयोग देने के बदले नष्ट करना कितना उचित है, ये जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जिस उद्देश्य से आश्रम को जमीन दी गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति आज तक हो रही है, तो फिर कुछ तकनीकी मुद्दों का बहाना बनाकर, कानूनी प्रक्रियाओं की आड़ में शर्त भंग का आरोप लगाकर आश्रम को तोड़ना, करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना, सेवा की ये प्रवृत्तियों में विक्षेप डालना कितना न्यायसंगत, तर्कसंगत है, कितना राष्ट्र व समाज के हित में है। श्री नीलेश वी त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अहमदाबाद।